आपसे अगर मैं आपसे सर डिमांड की बात करूं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में डिफरेंस याद है आपको? दो टर्म करी थी, एक होती है क्वांटिटी डिमांड और एक होती है डिमांड। सर जब मैं आपसे डिमांड की बात करता हूँ, डिमांड रेफर्स टू जो कंज्यूमर क्या है एट ओवर अ पीरियड ऑफ एट कौन बोला? एट कौन बोला? तू बोला ना एट, तेरी एट निकाल दूंगा सारी, एट मत बोलियो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है बेटा? ओवर क्योंकि डिमांड मेजर करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज अ flow concept. It is a flow concept. Second है quantity demanded. Sir, quantity demand means quantity of a commodity जो consumer क्या है willing to buy at a given point of applied at a given point of time. और क्योंकि at a given point of time है, it is a flow concept. फिर मैंने आपको बताया प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। सर इस नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप को अगर मैं टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसे? डिमांड शेड्यूल। और अगर इस प्राइस और डिमांड के नेगेटिव इनवर्स रिलेशन को मैं ग्राफ या कर्व में रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन है तो डिमांड कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बार बार बोलो, जितना बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा, तो प्लीज गाने गाते रहो। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिमांड बेटा, डिमांड कितने टाइप की? दो, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड इज डिमांड ऑफ सिंगल, इट इज डिमांड ऑफ। बचपन में बच्चों को पोयम सुनाते सुना है, ट्रीज आर वेरी बिग, ट्रीज आर वेरी बिग। ये वाली नहीं सुनी? नहीं सुनी तुमने? अब तुम्हें पोयम सुनाने के लिए मैं ये करूं? ये कौन सा मुझला देखने जाता है? ये तो अच्छा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड इज डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, मार्केट डिमांड इज अ। इंडिविजुअल डिमांड के केस में लॉ ऑफ डिमांड में और मार्केट के केस में लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ पे बनता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शन। सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है वो फैक्टर्स जिनमें चेंज आने से डिमांड इन्फ्लुएंस हो सकती है। और टोटल फैक्टर कितने हैं बेटा? 8। एक एक करके सभी। नंबर 1 रिलेशन होता है नेगेटिव और नेगेटिव और सेकंड प्राइस ऑफ। अब रिलेटेड गुड दो टाइप के, सब्स्टिट्यूट के साथ पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें दो केस है, नॉर्मल गुड में पॉजिटिव, इंफीरियर गुड में। सर कोई गुड नॉर्मल या इंफीरियर है ये नहीं बता सकते, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। कोई गुड किसी पर्सन के लिए नॉर्मल हो सकता है और किसी के लिए इंफीरियर, या किसी के लिए लग्जरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें। फोर्थ आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज तो डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल में डिमांड घटेगी। फिफ्थ आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। इसका था पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो आज आप डिमांड बढ़ाओगे, फ्यूचर का प्राइस कम होगा तो आज डिमांड कम करोगे। फ्यूचर में खरीदोगे ना तो आज कम करोगे डिमांड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है बेटा नंबर ऑफ कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर ज्यादा डिमांड ज्यादा, कंज्यूमर कम डिमांड कम। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपकी इकोनॉमी में रिच क्लास है, पुअर क्लास है, अगर रिच क्लास ज्यादा है तो आप नॉर्मल और लग्जरी गुड ज्यादा करोगे, इंफीरियर गुड कम कंज्यूम करोगे। अगर रिच कम है, पुअर ज्यादा है, तो इंफीरियर की डिमांड ज्यादा और नॉर्मल लग्जरी की कम। लास्ट आता है वेदर कंडीशन, सेम एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल में डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल में डिमांड बढ़ेगी। क्या कोई दिक्कत? डिटरमिनेंट एकदम क्लियर है बेटा? जहां पे भी डाउट है बिंदास करके रोक देना, मैं बता दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आया चेंज। चेंज कितने टाइप का? दो, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। होता है क्या? चांटा पड़ेगा, कोई लिख कर बताना, ऐसा स्टॉक फ्लो यहाँ पे नहीं था कुछ भी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है सर? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते थे लैटिन में? सिटुएश फैक्टर। कह रहे अदर फैक्टर अगर आपने कांस्टेंट रखे और मेन फैक्टर, यहाँ पे मेन फैक्टर कौन है? प्राइस, उसमें चेंज आने से डिमांड में चेंज आया, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब है मेन फैक्टर कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, और अदर फैक्टर में चेंज आया,
और डिमांड चेंज हुई, दैट इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है, और इसमें होती है हमेशा मूवमेंट। क्या होती है? एक्सपेंशन में अपवर्ड और कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड। एक्सपेंशन में अपवर्ड और कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा चाटा पड़ेगा ना भैंस के। क्या यार तुम में भाई, तुम में कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। सर ने जो बोल दिया, तुम इतना अंधे भक्त हो भाई, पता नहीं क्या भरोसा कर लेते हो, नालायक बच्चे। अबे एक्सपेंशन में डाउनवर्ड और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड, ये मैंने बोला ना पहली बार के बाद, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे करेक्ट करोगे। एक्सपेंशन में उल्टा होता है डाउनवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? अपवर्ड। एकदम क्लियर है? उसके बाद आते हैं चेंज इन डिमांड, इसमें दो होते हैं, इंक्रीज और इसमें मेरा शिफ्ट होता है, इंक्रीज में राइट में, डिक्रीज में। अब सच बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया सर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, विच इज लॉ ऑफ डिमांड। क्या आया था बेटा? सर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट सिट्रस पेरिबस। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम होगी तो डिमांड। लेकिन असम्पशन है अदर फैक्टर रिमेन और सिट्रस पेरिबस। ये क्वालिटेटिव लॉ है, ये आज समझ आ जाएगा क्यों है। और इसका एक और नाम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, याद रखना इस नाम से भी आ सकती है। असम्पशन मैंने बता दी सिट्रस पेरिबस है, सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे प्राइस को छोड़ के। फिर आता है सर लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजन है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी के रीजन 5 रीजन थे। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। सेकंड था बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कहता है कि भैया अगर आपका मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगी। अगर मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो आप प्राइस बढ़ाओगे घटाओगे, डिमांड में कोई असर। थर्ड था इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहता है कि अगर आपकी मनी इनकम कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ता है तो उससे आपकी परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम कम हो जाती है, तो आप डिमांड कम करोगे। अगर आपका प्राइस बढ़ता है कीपिंग मनी इनकम कांस्टेंट, तो आपका जो रियल मनी या फिर परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिससे आप डिमांड ज्यादा करोगे। क्लियर? फोर्थ पॉइंट था अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, और फिफ्थ था ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट यूजेज। क्लियर है? 5 एप्लीकेबिलिटी के रीजन, लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर एंड ऑल्टरनेटिव या डिफरेंट यूजेज। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। पहला था लॉ ऑफ डिमांड का डेरिवेशन, याद है आपको? एक सेकंड। सर लॉ ऑफ डिमांड का डेरिवेशन तो बड़ा ही सॉर्टेड है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड था, वन कमोडिटी टू कमोडिटी। वहां पे नॉर्मल कंडीशन है, एक बार प्राइस इंक्रीज एक बार प्राइस डिक्रीज, और हमने देखा बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड वर्क कर रही थी 100%, जैसे आपने बताया था। इसके बाद हम गए थे एक्सेप्शंस पे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब था सर वो सर्कमस्टांसेस या वो केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से या तो डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा या फिर डिमांड का पॉजिटिव चेंज आ रहा है, दोनों एक्सेप्शन में काउंट होगा। मैंने कहा सबसे पहला कौन सा गुड? भाई नेसेसरी गुड का अगर प्राइस बढ़ भी जाए तब भी आपको उन्हें सर्टेन अमाउंट तक कंज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक है? अज्यूमिंग परचेजिंग पावर के बियॉन्ड नहीं जा रहा, वो तो हाइपोथेटिकल हो गया। सेकंड है कॉन्स्पिशियस या पेस्टीज या स्टेटस सिंबल, वेबलन, स्नॉब, कोई भी गुड बोल लो, ऑस्टेंटेशन। ये गुड्स वो होते हैं बेटा विच आर डिमांडेड ड्यू टू देयर हाई प्राइसेस। ये एक स्टेटस का सिंबल होता था और इनकी डिमांड तभी करते थे रिच लोग क्योंकि इनके प्राइस ज्यादा है। अगर इनके प्राइस कम हो जाएंगे तो रिच क्लास इनकी डिमांड नहीं करेंगे, तो इनमें लॉ ऑफ डिमांड रिवर्स तरीके से अप्लाई होती है पॉजिटिव रिलेशन के साथ। थर्ड था बेटा स्पेक्युलेटिव गुड्स, वो गुड्स जहां पे प्रॉफिट या लॉस स्पेक्युलेशन चलती रहती है, मूवमेंट चलती रहती है, वहां पे कंज्यूमर प्राइस को ना प्रेफर करते हुए ट्रस्ट को प्रेफर करता है। जैसे मैंने शेयर्स मार्केट बताया था, वहां पे आप महंगे शेयर परचेस करोगे, वहां पे आपका ट्रस्ट है। नेक्स्ट, कई बार कंज्यूमर का इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज होता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफन गुड्स, 19th सेंचुरी में सन नॉर्मन गिफन ने देखा था वर्ल्ड वॉर के दौरान कि ये हुआ था, उन्होंने देखा था गिफन गुड्स क्या होते हैं, जो चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, ये बताया था एक पॉइंट। इरैशनल कंज्यूमर, वेदर कंडीशन और कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, ये टेक्निकली आज के जमाने में नेसेसिटी बन चुके हैं। पहले ये एक टाइप का कॉन्स्पिशियस थे, लेकिन आज के टाइम पे ये इनके प्राइस बढ़े या कम हो, ये ऐसे गुड्स हैं जो आपको लेने ही पड़ेंगे, लाइक मोबाइल फोन वगैरह। क्लियर? तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करते। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? 10 मिनट मैंने आपके लगाए एक ब्रीफ में समरी वे में, मैंने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा डिमांड की थ्योरी रिवाइज करवा दी है। अब हम इस चैप्टर के सेकंड फेज में जा रहे हैं। 2-3 क्लास में सेकंड फेज होगा और 2-3 क्लास में थर्ड फेज होगा। मैंने पहले बताया था सबसे बड़ी यूनिट है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट है, टाइम लगेगा। ठीक है?
कोई दिक्कत आप सबको किसी सर भी पॉइंट में चेंज? सर थोड़ा ऊपर करना। कोई डाउट? हाँ जी बेटा कुछ पूछ रहा है? 7 वाला पॉइंट लगाना एक बार। 7 वाला ये रहा बेटा, वेदर कंडीशन। क्या? हाँ सॉरी 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 बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को ना लास्ट क्लास में ये वाले 3 पॉइंट नहीं मिले होंगे, वो एकदम से मीटिंग एंड हो गई थी, राइट? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप इसके लिए स्पेस छोड़ दो जो हाँ अटेंड सर, ये करेंगे हाँ लास्ट ये क्लास, और मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आज। ऐप पे चेक कर लेना, सारी रिकॉर्डिंग डिमांड की आ जाएगी। तो इसमें जो लास्ट रिकॉर्डिंग होगी लास्ट क्लास का, उसके लास्ट के 5 मिनट देख लेना बस, ठीक है? अभी के लिए आप ये स्पेस छोड़ दीजिए प्लीज, या फोटो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, रिकॉर्डिंग में आपको दिख जाएगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है भाई? अब आते हैं अगले टॉपिक पर। सिद्धार्थ भाई एकदम फोकस, अब यहां से स्टार्ट होगा न्यू टॉपिक, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट। हेडिंग डालो भाई। हेडिंग डालेंगे भाई। हेडिंग डालना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा बातें कम होंगी आपकी, होंगी बातें कम तो मैं बोल लूँ। हेडिंग डालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आराम से पहले समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट का ओरिजिन कहां से निकल कर आया कॉन्सेप्ट। थोड़ा पुरानी बातें हैं इसमें, सिद्धार्थ भाई आपके लिए रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना कि पुराना कॉन्सेप्ट है, इनको तो पता है, आपको सुनना पड़ेगा। बेटा अगर आपको याद हो ना, तो मनीष भाई अभी लास्ट टॉपिक मैंने कराया था लॉ ऑफ डिमांड, याद आपको? अनीश आपने सिद्धार्थ आपने 11th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमांड, अगर नहीं पढ़ा सुन लो बेटा। बेटा एक ना कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सर अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी? फॉल। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? राइज। बेटा कॉन्सेप्ट याद है आपको? बहुत सॉर्टेड है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ेगी। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव और इनवर्स। सॉर्टेड है ना? लेकिन इसकी एक असम्पशन है सिद्धार्थ, इसकी ना असम्पशन है, मान लो तेरा प्राइस बढ़ा और उसी टाइम पे कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई, तो क्या डिमांड फॉल करेगी? भाई मेरी जेब में 100 रुपए थे, प्राइस है 10 रुपए का, तो मैं 10 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं। अब प्राइस हो गया 20 का, लेकिन मेरी जेब पे जो 100 रुपए वो 200 हो गए, तो डिमांड में चेंज नहीं आएगा ना, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड ने ना ये कंक्लूजन देने से पहले समाज ने एक अजम्पशन दी थी, याद है? अजम्पशन थी भाई अदर फैक्टर्स रिमेन, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे सिट्रस। सिद्धार्थ लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर फैक्टर को अगर आप कांस्टेंट रखोगे और फिर प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस को कम करोगे डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप आपको सिर्फ तभी शो होगा जब आप अदर फैक्टर्स को क्या रखेगा बेटा? कांस्टेंट। और बेटा इसी चीज को ना लैटिन में बोलते हैं सिट्रस पेरिबस। क्या बोलते हैं? सिट्रस पेरिबस। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है सिट्रस पेरिबस का मीनिंग। तो सिट्रस पेरिबस का मीनिंग है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सर ये तो हमें पता है सर, क्यों बता रहे हो? अब एक प्रॉब्लम समझो बेटा। बेटा प्रॉब्लम ये हुई कि यहां पे एक कमोडिटी का मैंने प्राइस लिया, यहां पे उसकी क्वांटिटी ली, ठीक है साक्षी जी? कमोडिटी का प्राइस था बेटा 10 रुपए और क्वांटिटी थी 100 यूनिट्स। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ के 10 से हो गया 12, ठीक है साक्षी? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड को क्या होना चाहिए? कम। सिद्धार्थ मैं अज्यूम कर रहा हूं प्राइस बढ़ा, अदर फैक्टर सारे कांस्टेंट है, और लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था ना प्राइस बढ़ा अदर फैक्टर कांस्टेंट है, डिमांड क्या होगी? कम। नेगेटिव रिलेशन है ना? तो बेटा डिमांड कम हुई और कम होके हो गई 90,
कोई दिक्कत? सॉर्टेड है ना? अच्छा 90 की जगह 2, कोई दिक्कत? 90 नहीं, 100 से 2 हो गई, ऐसा हो सकता है? तुम्हारा नहीं हो सकता? कैसी बात कर रहे हो, फिर पिटोगे तुम। भाई लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था अदर फैक्टर कांस्टेंट रखोगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी ना। अब 100 से 90 भी तो कम होता है, और 100 से 2 होना भी तो कम ही है, बढ़ रही है डिमांड। क्या भाई? तो भाई लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला ना, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी ना, तो कम ही तो हो रहा है। 100 से 2 ना कम है ना? सर कम है। अच्छा 100 से 99 ये भी कम है। बट आप प्रॉब्लम समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर प्राइस में चेंज आया 10 से 12, लॉ ऑफ डिमांड ने बोला था डिमांड कम होगी। अब भाई डिमांड तो कम कितनी भी हो सकती है, बहुत थोड़ी सी कम, एवरेज कम, या बहुत ज्यादा कम। लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कितना कम होगा ये क्लियरिटी दी थी? नहीं दी थी। अरे लॉ ऑफ डिमांड ये क्लियरिटी देता ही नहीं है। आपको पता है क्यों? याद करो बेटा, याद करो, वहां पे एक पॉइंट लिखवाया था, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक क्वालिटेटिव लॉ है। कैसा लॉ है? क्वालिटेटिव। सर इसका मतलब, अरे बेटा जो लॉ ऑफ डिमांड है ना सिद्धार्थ भाई, वो एक क्वालिटेटिव लॉ है। कैसा लॉ है? क्वालिटेटिव लॉ। सर क्वालिटेटिव लॉ मतलब, बेटा क्वालिटेटिव लॉ का मतलब अब आपको समझ आएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ, मतलब लॉ ऑफ डिमांड बस ये बताता है कि अगर आप अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे और प्राइस को अप करोगे तो डिमांड डाउन होगी, प्राइस को डाउन करोगे तो डिमांड अप होगी। मतलब ये क्या कोई क्वांटिटी बता रहा है कि प्राइस 2 से कम होगा तो डिमांड 10 यूनिट से बढ़ेगी? कोई क्वांटिटी बताई इसने? ये बोल रहा है क्वांटिटी मुझे नहीं पता, मैं तो एक क्वालिटेटिव लॉ हूं जो सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या बताएगा? डिग्री ऑफ चेंज। डिग्री का मतलब है अमाउंट ऑफ चेंज। डिग्री ऑफ चेंज मेरा काम नहीं है बताना। तो इकोनॉमिस्ट को ये समझ आया कि यार देखो, चेंज कैसा आएगा उसके लिए तो हमने लॉ ऑफ डिमांड बना दिया, लेकिन प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा उसके लिए क्वांटिटेटिव लॉ भी तो बनाना पड़ेगा ना, जो डायरेक्शन नहीं, हमें डिग्री ऑफ चेंज बताए। और इसीलिए बेटा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये है क्या? बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, पहली बात जो सबसे क्लियर है, ये जो है एक तरीके की क्वांटिटेटिव लॉ है। कैसी लॉ है बेटा? क्योंकि ये हमें बताता है डिग्री ऑफ चेंज। सर डिग्री ऑफ चेंज का मतलब, बेटा डिग्री ऑफ चेंज का मतलब ये है कि प्राइस में कितना चेंज आने से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। देखो ये एरो जो है ये तो लॉ ऑफ डिमांड ने बता दिए थे ना, अप डाउन डाउन अप, है ना? लेकिन ये जो चेंज का अमाउंट है ये कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये न्यूमेरिक टर्म्स में बताएगा कि कितना चेंज होने से कितना चेंज होगा। बात समझ आ रही है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल मतलब है ये आपको मेजर करके देगा डिमांड में कितना चेंज आएगा जब आपका प्राइस चेंज होगा। कितना वर्ड है, कितना, कैसा नहीं, कैसा बताता था लॉ ऑफ डिमांड। ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? सिद्धार्थ क्लियर हुआ एकदम? तो फिर से रिपीट करो, लॉ ऑफ डिमांड कैसा लॉ है बेटा? क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ का मतलब वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज। लेकिन डिग्री ऑफ चेंज बताने के लिए हमारे पास कोई टूल नहीं था, तो हमने एक क्वांटिटेटिव लॉ इंट्रोड्यूस करा जिसको बोलते हैं क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वांटिटेटिव लॉ है जो हमें डिग्री ऑफ चेंज बताएगा, मतलब प्राइस के कितना कम होने से डिमांड कितने से बढ़ेगा, या प्राइस के कितने बढ़ने से डिमांड कितने से कम होगा। अब यही कैलकुलेट करना हमारा गोल है। और 2 क्वेश्चन 100% बोल रहा हूं न्यूमेरिकल, 100% 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे इससे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। शायद 3 भी बन सकते हैं, बट 2 तो मिनिमम लेके चलो। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 फॉर्मूले निपट जाएगा। पहले आप ये नोट करो जल्दी से। सिद्धार्थ बेटा क्लियर है ना? बेटा जहां दिक्कत है बता दियो, करिए नोट।
अगर उसकी डिमांड, बेटा ये उल्टा वर्क नहीं करता, ये कॉज प्राइस है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, तो कॉज है प्राइस का बढ़ना और उसका इफेक्ट है डिमांड का कम होना। कॉज तो डिमांड के कम होने को नहीं ले सकता कि डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। ऐसे अगर कॉज लेगा डिमांड बढ़ेगी तो बेटा प्राइस बढ़ता है। सप्लाई डिमांड और प्राइस तीनों में कैसे रिलेशनशिप होगा? तीनों का रिलेशनशिप तो मार्केट इक्विलिब्रियम में आएगा। जो प्राइस की असर्टेनमेंट होती है ना बेटा, वो डिमांड और सप्लाई से होती है। जब डिमांड और सप्लाई मीट करता है वहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड को आप ऐसे सोचोगे, प्राइस से डिमांड का रिलेशनशिप, इट इज नॉट डिमांड से प्राइस का रिलेशनशिप। ये वाइसा वर्सा अप्लाई नहीं होता। किसी चीज की डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस कम नहीं होगा। बढ़ेगा कैसे भाई जब लोग मांगे नहीं रहे? तो उल्टा मत सोचो। डेफिनेशन लिखिए इसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। शशि जी नोट कर लिया? पीछे संगम, संगम कह रहा हूँ, स्नेहा 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 जी नोट कर लिया? अबे संगम दूसरे बैच में है, संगम का है, तुम कहीं और ले जाते हो उसे, फिर बोलेगा संगम कौन है। नोटिंग डन? अच्छा, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखना। हाँ ठीक है। हाँ तो डिमांड अगर ज्यादा होगी तो आप प्राइस क्या सेट करोगे? अगर तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और एक कमोडिटी की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो प्राइस क्या रखेगा? ज्यादा रखेगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो कह रहा है कि सर इसमें उल्टा वर्क नहीं हो सकता, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, तो कह रहा है डिमांड बढ़ने से प्राइस कम होगा। लॉ ऑफ डिमांड उल्टा थोड़ी वर्क करती है। हाँ, अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर आप डिमांड को कॉज ले रहे हो तो इफेक्ट पॉजिटिवली आता है। डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा हो, डिमांड कम होगी तो प्राइस। लेकिन अगर आप प्राइस को कॉज ले रहे हो तो नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। ठीक है, आ जाओ भाई, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, price elasticity of demand refers to the degree, ब्रैकेट में लिखना amount, refers to the degree of responsiveness of demand. Price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of demand. डिग्री का मतलब अमाउंट, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कैसा रिस्पॉन्स कर रही है कौन? डिमांड। तो डिमांड कितने अमाउंट का रिस्पॉन्स कर रही है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, और करके एक और डेफिनेशन जो आती है बेटा, ये फॉर्मूला ओरिएंटेड है थोड़ा, देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the ratio between percentage change in quantity to percentage change in price, percentage change in quantity to percentage change in price। दोनों करेक्ट डेफिनेशन है, ये लॉजिकल है, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है। अब अगर इस डेफिनेशन से आप फॉर्मूला बनाओ तो बड़ा इलास्टिसिटी से दो फॉर्मूले और चीजें न्यूमेरिकल निपटेगा, सिर्फ दो फॉर्मूले। पहले तो इसी पे आ जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ना ईडी से डिनोट करते हैं, या पता है ईपी भी बोल सकते हो आप, प्राइस इलास्टिसिटी है ना, पूरा नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो आप इसे ईपी बोलना। आपने 11 में ईडी पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप इसे ईपी बोलोगे। क्यों, मैं बताऊंगा बाद में लॉजिक, बट ईडी मत करना, प्रॉब्लम होगी। ईपी बेटर है। ऑनलाइन वाले बच्चों मीटिंग को रिजॉइन करो, फिर स्टार्ट करें। बेटा ईडी भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, बट अभी हम इसे ईपी से डिनोट करेंगे। इसका रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा अपने आप। पी स्टैंड फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। चलिए सर, बेटा फॉर्मूला होता है ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईपी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। और एक बात बताओ यार, बचपन में ना, अब मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। लॉस परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। मान लो आपने पढ़ा होगा एक चीज है 100 रुपए की ली थी और उसको सेल कर दिया 120 रुपीज में, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो इसका फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है आपने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, यानी ओरिजिनल अमाउंट जो होती है, मल्टीप्लाई बाय। तो प्रॉफिट कैसे निकला, इसका डिफरेंस कितना है 20, ओरिजिनल अमाउंट कितनी है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 20% का गेन हो रहा है आपको। बस इसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है ना, तो इसके लिए आपको करना पड़ता है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसका है। सेम प्राइस के लिए बस थोड़ा चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इस साइड में बॉक्स में डाल देना, ये यूज होगा क्वेश्चन के टाइम पे। अब अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां पे पुट करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन में डेल्टा पी अपॉन पी इंटू, कुछ कट रहा है बेटा, 100 से 100 कट गया, ईपी क्या गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो पी अपॉन में डेल्टा पी। नाउ दिस विल बिकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। बस शिफ्टिंग करिए, उसे नीचे ले आया तो दे दिया। एक ये फॉर्मूला बहुत काम का है, और एक डेरिवेशन का आपको कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले लिख लिए बेटा, बस खत्म हो गया। वैसे तो कॉन्सेप्ट करें, क्वेश्चन करें इसके जो पेपर में आएंगे, इतना ही है बस। अब इसमें एक जो थ्योरी टॉपिक भी है, बट वो बात की बात है, पहले न्यूमेरिकल एस्पेक्ट करें। सिद्धार्थ भाई यहाँ तक क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ अभी तक जो पढ़ाया। सर लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव लॉ था जो हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, डिग्री ऑफ चेंज नहीं। तो इकोनॉमिक्स ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एक क्वांटिटेटिव लॉ है जो बताएगा डिग्री ऑफ चेंज। सर मतलब ये हमें बताएगा कि डिमांड में कितना चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसके दो फॉर्मूले हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। वो वाला साइड वाला फॉर्मूला आपको इसलिए याद करना है
कई बार क्वेश्चन में उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन में वैल्यू परसेंटेज में दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, नॉर्मल वैल्यू होगी ये वाला फॉर्मूला लगाना। कुछ बच्चे इसमें तेजी करते हैं और वो क्या गड़बड़ करते हैं, वो ना परसेंटेज वाले क्वेश्चन को नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें ना वो कॉन्सेप्ट 1 2 10 क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन आप ना कुछ क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा ना उसी को करना, अदरवाइज आप अपना तरीका करोगे ना वो गड़बड़ हो जाएगा। वो इन क्वेश्चन में हो सकता है लग जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप अटक जाओगे फिर उस तरीके से। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक ही तरीके से करेंगे, ठीक है। चेंज इन प्राइस, हाँ तुम्हें भाई तुम्हें समझ आया कुछ? चेंज इन प्राइस तो पता होता है। आज बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा पानी वानी लग गया इनके सर पे, ठंड लग गई इनके सर पे, और कुछ नहीं हुआ। कह चेंज इन प्राइस तो पता होता है। अच्छी बात है, पता होता है तो। अगर नहीं पता होगा रिमझिम तो हम पता करेंगे। बारिश आजकल ज्यादा हो रही ना, ऊपर से तुम्हारा नाम भी रिमझिम है। आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ तो आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। अभी ये वाला मेथड है, चलो आगे खुलेगा थोड़ा और टॉपिक। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। अभी मैं कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहला एक आधा मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद आपको लाइन से सॉल्व करने। आज की पूरी क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करता हूँ, टेंशन ना लेना। करेंगे आराम से 15-20 क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट में एक प्राइज वाला क्वेश्चन भी होगा। और 1 2 3 तुम तीनों उस क्वेश्चन से पहले ही आउट हो भाई, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम वो क्वेश्चन देखा हुआ है। तो करा था ना तुमने, जब तो चीटिंग से हारा जीता था, तू जीत गया था चीटिंग से। फिर मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, फिर तू कर नहीं पाया था। नहीं सही, ऐसा नहीं हुआ था। इसने ये और विशाल जीते थे, नहीं 50 रुपए के लिए। फिर मैंने बोला 50-50 कर लो, फिर से कहा नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने अगला क्वेश्चन दिया, फिर यह हार गया। हाँ दिग्गल जीता था यार, मैंने उससे पेटीएम करे थे, ये हार गया। ये बेटा 1 2 3 और ये भी बाहर है। क्वेश्चन लिखो। नहीं ये वाला नहीं है, मैं बताऊंगा कौन। पैसों को बोलते ही कान खड़े हुए, कह रहे 5 दिन की छोटी गोल्ड का एडवांस हो जाए। आ जाओ। प्राइस ऑफ अ गोल्ड राइज फ्रॉम, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से करना है, उसके बाद आपको दूंगा सारे क्वेश्चन। तो अभी पेज ही मत दिखाना, आराम से नोट कर लो क्वेश्चन। प्राइस ऑफ अ गुड राइज फ्रॉम ₹30 to ₹36 as a result quantity demand falls from 400 units to 340 units. Find DD. 400 to 340 units. Find DD. रिमझिम जी, चेंजिंग प्राइस दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, ईपी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ईपी। अब देखो, सुनो ध्यान से, पहले मुझे बनाने दो। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप आंसर करोगे, सबसे पहले आपको टेबल बनाना है गिवन का, उसके बिना स्टार्ट मत करना, हमेशा बता रहा हूँ। प्राइस वाले क्वेश्चन में भी यही करना, जो लास्ट आएगा, वरना कर नहीं पाओगे। पहले यहाँ पे लेना है प्राइस और यहाँ पे लेना है क्वांटिटी। दो काम करने हैं, पहला फॉर्मूला याद, और साक्षी जी बेसिक इंग्लिश का यूज करना है। अगर बेसिक इंग्लिश आती है, आराम से आपको पढ़ना है, जैसे बोल रहा है वैसे करना है। टू बाय बिकम्स वगैरह इनमें खेलेगा, बस देख लो, बेसिक इंग्लिश है, आप कर लोगे। पहले कह रहे प्राइस ऑफ गुड राइज फ्रॉम 30 to 36, इसका मतलब 30 से बढ़कर कितना हो गया? ओरिजिनल प्राइस था 30, न्यू प्राइस कितना है बेटा? इसे बोलते हैं, सुनना, इसे बोलते हैं इनिशियल प्राइस।
और ये होता है फाइनल या न्यू प्राइस। ऊपर वाला होगा इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल या न्यू क्वांटिटी। अच्छा, कह रहे प्राइस राइज हुआ 30 से 36, एज अ रिजल्ट प्राइस बढ़ा है। अबे भाई प्राइस बढ़ा है तो डिमांड क्या होगी? कम। ये तो लॉ ऑफ डिमांड ने बताया था। कितना? 400 यूनिट से 340 यूनिट्स। कह रहा है ईपी निकाल दो, प्राइस इलास्टिसिटी। भैया बहुत सिंपल है, पहले बताओ क्या मुझे परसेंटेज में कोई वैल्यू दी है? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। आपको पेपर में इतना ड्रामा नहीं करना, सीधा कैलकुलेटर पे गिवन लिख के सॉल्व कर देना जल्दी से, ठीक है? पर ध्यान रखना गलत ना कर देना जल्दीबाजी में। डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी। सुन लो रे, तुम ना जल्दीबाजी करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है। अभी मुझे जो अंडरस्टैंडिंग देनी है तुम वो जल्दीबाजी में छोड़ दोगे। रख दो पेन, तुम्हें ही करने 20 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, तुम्हें ही करने, टेंशन मत लेना। एक एक क्वेश्चन अभी वाला सुन लो। पहले मुझे ये बताओ क्वांटिटी का चेंज कितना है? क्वांटिटी का चेंज कितना है? 60। वेरी गुड। प्राइस का चेंज कितना है? वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय पी और क्यू हमेशा लेना है इनिशियल वाले। कौन से वाले? इनिशियल प्राइस है 30, इनिशियल क्वांटिटी है। कोई दिक्कत? एक दिक्कत है बेटा मेरे को, आप मुझे बताओगे इनिशियल क्वांटिटी कितना है? सॉरी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 60, चेंज इन क्वांटिटी कितना है? कैसे निकाला आपने? 400 माइनस, अच्छा चेंज इन प्राइस कितना है? कैसे निकाला आपने? 36 माइनस 30। नाइस नाइस नाइस। एक में 400 माइनस 340 और दूसरे वाले में 36 माइनस 30। सही है, सही है, अच्छी बात। बेटा या तो आप ऊपर से नीचे जाओ या नीचे से ऊपर, अपनी कन्वीनियंस के साथ थोड़ी करो, एक जगह ऊपर एक जगह नीचे। साक्षी जी, बहुत सारे बच्चे पढ़ाए बेटा, तुमसे जितना घिनौना बच्चा ना, माँ कसम खा रहा हूँ जिंदगी में नहीं देखा, देख भी नहीं पाऊंगा लग रहा है। अरे सुनो, प्रॉब्लम ये है ना कि भूमिका जी क्वांटिटी में आपने करा 400 माइनस 340, करेक्ट है? तो प्राइस में आपको 30 माइनस 6 करना चाहिए ना। वैसे टेक्निकली चेंज का फॉर्म होता है न्यू माइनस इनिशियल। तो अगर आप न्यू माइनस इनिशियल करोगे तो प्राइस तो बढ़िया है, प्राइस है 36 माइनस 30 कितना आ गया? 6 भाई। लेकिन जब आप 340 माइनस 400 करोगे तो सर हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? बेटा देखो, जब आप पेपर में सॉल्व करोगे ना तो माइनस को इग्नोर करना। क्या करना? सोचना माइनस है नहीं, भूल जाओ, इसे पहले सॉल्व कर दो। ये हो गया सर 10, ये आ गया कितना? 3/4 विच इज 0.75। अब अगर आपके ऑप्शन में आंसर है 0.75 और माइनस 0.75 तो प्रायोरिटी देनी है माइनस को। किसको प्रायोरिटी देनी है? लेकिन हो सकता है माइनस वाला ऑप्शन ना हो, तो आंसर क्या होगा? 0.7। बस ये अंडरस्टैंडिंग है छोटी सी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब भी आप प्राइस वाली निकालोगे तो वो हमेशा माइनस में ही निकलेगी। आपको दिखाना नहीं है, माइनस में ही निकलेगी। चलिए माइनस क्यों होता है बेटा? ये माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप को। किसको बेटा? आप याद करो, स्लोप ऑफ बजट लाइन था px अपॉन पी वाई, माइनस में था ना। आप याद करो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस था, उसका आगे माइनस लगाया था ना। क्यों? वो माइनस रिप्रेजेंट करता था नेगेटिव रिलेशन को। तो यहाँ पे भी प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको सॉल्व करते हुए लगाना नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दिया है तो प्रायोरिटी नेगेटिव वाले को देना। बात समझ आ रही है? अब आप नोट कर लीजिए और अब मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। सिद्धार्थ क्लियर हो गया? नेगेटिव वाला पॉइंट समझ आया? कैलकुलेशन करते हुए टाइम कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल करियो। जब ऑप्शन को टिक करेगा तो अगर 0.75 माइनस में है तो उसे टिक करियो, माइनस में नहीं है तो प्लस वाले। होंगे 10-15 तो होंगे। हाँ मैं एक ही बारी में लिख ही रहा हूँ, एक एक करके नहीं दूंगा। पहले आप ये नोट कर लो। हाँ जी,
0.75 बेटा मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? 0.75 गिवन है क्वेश्चन में, नन ऑफ दीज गिवन है 0.75। करिए जल्दी, हो गया नोट। अब पहले सारे क्वेश्चन लिखने हैं। ये था क्वेश्चन नंबर, इसे क्वेश्चन इसे एग्जांपल कंसीडर करो, दिस इज एग्जांपल। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है, इग्नोर करो बेटा, इग्नोर इग्नोर एक क्वेश्चन होगा जो मैं बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन है, उसके कर लेंगे। अरे जो सबसे पहले करेगा, सब कल तुम कल करके आ रहे हो, तो लूजर आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो भाई। ईपी 0.6 when price rise from ₹20 to ₹24। नहीं बेटा मजाक कर रहे हैं हम, यहाँ हम अपना पैसा टाइम दोनों बर्बाद करने आए हैं। मेरे पास बहुत टाइम है फालतू, घर पे सोता रहता हूँ मैं, तो मैंने कहा तुम्हारा टाइम बर्बाद कर लो। क्या यार तुम, सिद्धार्थ भाई अवॉइड करना भाई, ठीक है, अवॉइड करना ऐसे क्वेश्चन को। सिद्धार्थ कह रहा है गलत आ गया, मॉर्निंग इवनिंग बैच सही था। अच्छा जी, when price rise from 20 to 24, then quantity demand falls by 48 units. Full stop. Calculate initial and new quantity। बेटा जिसका भी मैसेज आए ना सर नेगेटिव वाला समझा दो। हर्ष मेरे भाई, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा ना, एक मिनट सॉल्व मत करने बैठ जाना, अबे पहले पूरे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। हर्ष मेरे भाई, जब भी आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हो ना, तो वो हमेशा माइनस में ही निकलती है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब जब तू सॉल्व करेगा तो उसे नॉर्मली करियो, माइनस को इग्नोर करते हुए नॉर्मली करियो। नॉर्मल कर दिया, अब तेरा आंसर आया 0.75। अब आपको ऑप्शन देखना है, अगर 0.7 प्लस में है या माइनस में है। अगर माइनस वाला ऑप्शन अवेलेबल है तो पहले प्रेफरेंस उसे दियो, क्योंकि ये डीम्ड है कि डिमांड नेगेटिव में ही निकलेगी। लेकिन अगर माइनस आंसर नहीं है और 7.5 दिया हुआ है 0.75, तो प्लस वाले को टिक कर दियो, फिर वो करेक्ट आ जाएगा। लेकिन प्लस माइनस दोनों होंगे तो माइनस को प्रेफरेंस देनी पहले, बस ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो भाई, पहले पूरे क्वेश्चन लिख लीजिए फिर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, प्राइस इज ₹8 and quantity demand is 700 units. Full stop. When price rise by ₹2, quantity demand becomes 560। बस इंग्लिश है और कुछ भी नहीं बेटा। फाइंड ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। हाँ जी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड को। एट अ प्राइस ऑफ ₹30, at a price of ₹30 per unit, quantity demand is 240 units। भाई ट्रस्ट मी 15 क्वेश्चन कर लो, बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं जो पंगे दे जाए, मस्त करके बढ़िया एकदम, और 2 क्वेश्चन पक्के हैं। हाँ जी, क्यों आपको थक लग रही है बेटा? नहीं करना आपको? तुमने पूछा था इन्हें सॉल्व करना है, तो दोनों साथ ही बैठे हो, एक जैसे असर आ रहा है तुम। एट अ प्राइस ऑफ ₹30 पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांड इज 240 यूनिट। फुल स्टॉप। इफ price rise to ₹36 and EP is 1.5, what will be the
new quantity. This is question number 3. Next study question number 4. When price is rupees 25 and quantity is 300 units, comma, EP 0.8. At what price quantity demand will be 252 units? Question number 5. Due to rise in price, quantity demand falls from 120 units to 96 units. EP is 0.5. What will be the new price if initial price is rupees 15? Next आ जाओ question number 6. Price of a commodity. क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे. अभी जल्दी जल्दी होंगे, टेंशन मत लो. बिल्कुल कैलकुलेटर आपके पास है, बस आपको टेबल बनाना है प्राइस क्वांटिटी का, आराम से फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है, आंसर निकालना है, कुछ नहीं है. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी falls from 15 to rupees 9. As a result, quantity rise by 45 units. EP is 0.75. Calculate initial and final quantity. Calculate initial and final quantity. Question number 7. Due to rise in price by rupees 10, comma, quantity falls from 300 to 225 units. EP is 1.25. Calculate prices. बस 2 क्वेश्चन और है, फिर इतने करना. उसके बाद परसेंटेज, अभी एक भी परसेंटेज वाला नहीं है, ये सेकंड फॉर्मूले वाले हैं सारे. तो 9 क्वेश्चन ही हो गए, बाकी परसेंटेज वाले होंगे. अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन है, 9 और 6. सॉरी, वो लास्ट में. भाई रुक जा, तू तो है ही नहीं, तुझे क्यों जल्दी हो रही है? तू तो कट गया. ये क्यों नहीं है? इसे कुछ अभी फालतू बोला था ये, कुछ तो बोला था इसे जब काटा. क्या बोला था? कुछ तो कुछ कुछ गंदा बोला था, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा बोला था इसने. मेरे को गाली दे रहा था. क्वेश्चन नंबर 8. Price of a good is rupees 20 per unit. EP is 1.25. Sorry, EP is 2.5.
ड्यू टू फॉल इन प्राइस, उस पर देखते हैं बेटा, वो अगला कॉन्सेप्ट आएगा थ्योरी में, अभी उस पर चर्चा मत करो। नेक्स्ट क्लास, तू सांस ले रहा है? ड्यू टू फॉल इन प्राइस कॉमा डिमांड बिकम्स 140 यूनिट्स ड्यू टू increase by 40 units. कैलकुलेट न्यू प्राइस। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको बेटा, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के आराम से समझना जरूरी है, उसी का गेम है। और फॉर्मूले तो दो ही है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन डालेंगे? लैंग्वेज की कॉम्प्लिकेशन है, किस तरीके से गिवन है। और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ड्यू टू फॉल इन प्राइस by 6 rupees, quantity becomes 300 units. From 240 units. If EP is 2, calculate initial and final price. कोई क्वेश्चन छूटा है तो बता दो। सिद्धार्थ भाई स्टार्ट करो आराम से, फर्स्ट करो, सेकंड करो, जो नहीं आ रहा उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। पता नहीं मुझे, मेरे को भी करना पड़ेगा, बट आप आराम से करिए पूरे सीरीज 9 क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो नहीं आ रहा स्किप करके आगे बढ़ जाना। पहले का कोई कह रहा है 400, कोई कह रहा है 7। बेटा तेरा ना चेंज आ रहा होगा 72 का, चेंज आ रहा होगा तेरा, चेंज आ रहा है 72। पता नहीं, करते करते आगे बढ़ो। फर्स्ट सेकंड सारे करो, जो नहीं आ रहा स्किप कर दीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा फटाफट करेंगे सारे। क्वेश्चन लिखा तूने पहला वाला, हिस्ट्री चेक करूंगा मैं फटाफट। हुसैन भाई दिक्कत आए बता दियो। ऑनलाइन वाले बच्चे करो जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूँ।
बेटा मीटिंग को करेंगे रीजॉइन, सिर्फ 5 और 9 दिखा दो। मीटिंग को रीजॉइन करो बेटा पहले। आ तो सकता है भाई, एक में आना चाहिए शायद। कुछ बीच का क्वेश्चन है क्या, 4 5 या कुछ? हाँ आ सकता है, एक में आ रहा है। चल देखते हैं। बेटा ये 2.3 का डेल्टा भी आ रहा है, चेनिंग भी आ रहा है 2.3, तो न्यू और फाइनल कौन निकालेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है प्राइस 20, न्यू निकालना ना, डिमांड इंक्रीज हुई है। हाँ तो वो आंसर होगा, ये आंसर नहीं। क्या मैंने प्राइस 8 है, क्वांटिटी 700 है, प्राइस राइज बाय 2, तो नया प्राइस 10 हो जाएगा। न्यू प्राइस कितना लिखा? टेबल क्या बनाया तूने? टेबल बनाया तूने? भाई 0.5 है, और आई थे 20 और 48, और का मतलब क्या होगा? और 48, तो ये न्यू और ये नहीं दिया, यकीन दिया हाँ डेल्टा, डेल्टा को 48 होगा, 4 होगा, इनकी 20 का, और इनसे बड़ी हम क्यों कहते हैं?
बेटा जी क्वेश्चन कर लीजिए होमवर्क में, जितने हो गए बहुत अच्छी बात है, बाकी रिमेनिंग कर लीजिए होमवर्क में। अगली क्लास जब आएंगे तो सबसे पहले मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं कुछ नहीं कर पा रहे तो टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ पहले आप सारे कर लो, चाहे गलत या सही, ताकि आपको गलती पता चल जाए। सुनो भाई, सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में कर लो 9, जिनके हो गए अच्छी बात है, जिनके नहीं हुए बाकी घर पे करके आना। अगली क्लास आपसे मिलेंगे परसों सिद्धार्थ भाई, परसों मिलेंगे सेम टाइम, और सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन कराएंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज वाला अगली क्लास में जब सारे हो जाएंगे। चलिए भाई, हाँ जी, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ये सॉल्यूशन सारे मैं अगली क्लास चेक करवाऊंगा खुद करके, और बाकी न्यू क्वेश्चन भी करेंगे। अगली क्लास प्राइज मनी वाला क्वेश्चन भी होगा, तो ऑनलाइन वाले बच्चों आप चाहो तो ऑफलाइन आ सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन में उसकी वैलिडिटी नहीं होती। चलिए बाय बाय, टाटा।